हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की आज हम उचित आहार और स्वास्थ्य शरीर का आधार चैप्टर नंबर तीसरा पढ़ने वाले हैं और न्यू NCERT जिज्ञासा का ये तीसरा चैप्टर है जो कि अपने 2025-26 के सेशन में लागू हो चुका है और हम 26-27 वाले सेशन में पढ़ा रहे हैं आपको। प्यारे बच्चों, आज हम जानने वाले हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए और इसको मेंटेन रखने के लिए किस प्रकार का आहार हमें ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है और किस प्रकार के भोजन की कमी से अपने शरीर में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कीप सपोर्ट योर, ठीक है ना। आप अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखें प्लीज। चलिए तो करते हैं इस सेशन को प्रारंभ और जानते हैं आज उचित आहार और स्वस्थ शरीर का क्या आधार है। चलिए चलिएगा, अपने पास एक दिया हुआ है एक कोट, क्या है, क्या बोल सकते हैं इसे, क्या है बताओ ये। श्लोक है ये, ठीक है। इसका अर्थ है कि कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है निरोगी है, ठीक है ना। इसका मतलब यही है। ओके, अब चलते हैं आगे। आज का सुविचार भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सुविचार है आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे, अन्येन अन्येन जातानि जीवन्ति, अन्येन जातानि जीवन्ति, ठीक है। इंग्लिश में अन्येन ये स्वयं में लिखा हुआ है, तैत्तरीय उपनिषद से ये कुछ लिया हुआ है। क्या अर्थ है भाई हमें इससे थोड़ा पता नहीं है, ठीक है ना। अर्थ का ज़्यादा पता नहीं। थॉट ऑफ द डे है, अन्न ही जीवन का आधार हो सकता है, इसका अर्थ। चलिए, एक लड़की है, एक लड़का है मेधु और लड़की है मिष्टी। प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का सुविचार पढ़ते हैं और आज का सुविचार है अन्येन जातेन जातानि जीवन्ति। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेधु को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहारी जीवन, आहारी जीवित प्राणियों का जीवन देता है, ठीक है ना। आहार ही जीवित प्राणियों को जीवन देता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली आहार नहीं लेंगे, समय पर भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। एक आने वाले एक पर्टिकुलर समय में हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा? जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे और उससे खाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि संसार में जो सब कुछ चल रहा है वो सब पेट भरने के लिए ही चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए चल रहा है पेट, भाई कैसे भी करके पेट भरा जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च स्थान पे जाके बैठता है तो वो अपनी शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने का मतलब है कि ऐसा काम करें जिससे इज्जत भी हो और खाना भी अच्छे से मिले अपने को, ठीक है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं? तो प्रतिदिन खाने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम रोटी खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनती है। हलवा खाते हैं, अलग अलग प्रकार के, पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो भी हम लेते हैं। जैसे हमें वसा चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, हमें न्यूट्रिशंस चाहिए, हमें खनिज तत्व चाहिए, अपने को विटामिन से चाहिए, ठीक है ना। तो सब चीज़ें अपने को एवरीडे चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एवरीडे। हम क्या खाते हैं?
हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं। क्या खाते हैं भाई हम? रोटी खाते हैं, हम भोजन खाते हैं। क्या खाते हैं हम? रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं। हम प्रतिदिन आहार लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। अनिवार्य का मतलब समझो, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। इट्स अ कंपल्सरी। वो अपने को एवरीडे चाहिए। क्या? एवरीडे चाहिए। आपके द्वारा सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम तालिका में सूचीबद्ध कीजिए। हम और आप क्या क्या खाते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग, आप क्या खाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको तालिका के अंदर फिल करना है, भरना है। राइट, चले आगे। चलिए, ये अपने पास आ गया है। तो खाना तो रोज सभी खाते हैं, ये थोड़ी कि नहीं खाते। तो सोमवार को दाल रोटी लिख लो। हाँ, सोमवार को दाल रोटी लिख लो, मंगलवार को राजमा रोटी लिख लो। ठीक है, फिर गुरुवार को पालक पनीर की और रोटी लिख लो। है, रोटी तो रोज चाहिए ना अपने को, है कि नहीं? किसी इलाके के अंदर चावल चाहिए रोज। तो वैसे आप लोग जो भी रोज रोज इसमें खाते हैं, ये आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई खाना ही नहीं खाता। ठीक है, तो जो भी आपकी मनपसंद खाना हो वो आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे और उसकी तुलना करेंगे। और हाँ, ये है कि हम रोज रोज सेम भोजन नहीं खाते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। सेम भोजन यदि हम खाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपने क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई, अपने को मजा नहीं आएगा खाने में, स्वाद नहीं आएगा। अरे कल तो खाया ही था ये खाना, ठीक है ना, कल तो ये खाना हमने खाया था। विभिन्न क्षेत्रों के आहार। अब देखो, ये थोड़ी है कि दाल रोटी पूरे भारत में ही खाई जाती है? रोटी तो भाई साहब अपने कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में खाई जाती है। फिर उसके बाद तो चावल हो जाते हैं, है कि नहीं है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखो, रोटी अपने भारत के अंदर तो है ही, लेकिन और अलग और देशों में जाओगे तो भाई साहब वहाँ रोटी चावल दोनों ही गायब। वहाँ फिर अलग वाली वो क्या बोलते हैं, ब्रेड रोटी चलती है कि नहीं? अलग अलग सिस्टम है भाई। डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस आधार पर वहाँ वातावरण कैसा है, वहाँ पे उपलब्धता कैसी है। जैसे मान लीजिए हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ पे गेहूँ बहुत कम होते हैं, तो गेहूँ तो बहुत लोग खाते ही नहीं। वहाँ पे चावल और भात खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, मछली खाते हैं। ठीक है ना, चावल और सब्जी खाते हैं। अब मान लीजिए मैं आ गया भाई साहब राजस्थान, तो यहाँ पर हम खाते हैं रोटी और सब्जी, रोटी और दाल, रोटी और चावल कभी कभार। ठीक है ना, चावल एवरीडे नहीं खाते, कभी कभार खाते हैं। रोज रोज यहाँ चावल का हम खाते ही नहीं है रोज रोज चावल। ठीक है ना, कभी कभार, समटाइम्स। ओके। फिर अगर मान लीजिए आप चले गए गुजरात में, तो भाई साहब वहाँ इडली डोसा चलेगा है। राजस्थान में बाजरे की रोटी भी चलती है कि नहीं? तो विभिन्न क्षेत्रों के आहार। क्रियाकलाप अपना है 3.2। आइए हम खोजें कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या खाया जाता है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार का पता लगाएं। और इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर भी आप ढूंढ सकते हैं। इफ़ यू यूज़ इंटरनेट, तो आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं। यदि साथ ही अपने मित्रों, परिजनों, पड़ोसियों से भी आप क्या करेंगे, बात कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। और कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं। कुछ उदाहरण अपने को आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण अपने को कहाँ मिलने वाले हैं भाई? आगे मिलने वाले हैं। तो ये आ गए अपने पास, सरसों दा साग मक्के दी रोटी, मुझे खाने में फुल मजा आता है। ठीक है ना? तो देखो, पंजाब में चले जाएं अपना ना। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, 5 नदियों के नाम पे बोला जाता है, पंजाब रखा गया है। मक्का, गेहूं, चना और दाल यहाँ पे आसानी से उपलब्ध होती है, बहुत आसानी से ये उगाते हैं यहाँ पे।
खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, आलू भटूरे, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। इट्स अ फेवरेट फूड ऑफ द पंजाब स्टेट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अगर अपन चलते हैं पेय पदार्थ, क्या क्या पीते हैं भाई साहब? लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं। आप भी पीते हो नहीं पीते हो बताओ मेरे को। आगे आ गया अपना कर्नाटक, ठीक है ना। अगर हम अपने साउथ में चले जाएं, भारत के साउथ के अंदर, मतलब नीचे दक्षिण की तरफ जाएं, तो वहाँ एक राज्य है कर्नाटक। वहाँ देखो क्या पैदा क्या होता है? चावल, रागी, उड़द और नारियल। गेहूँ पैदा ही नहीं होता है। उष्ण राज्य है। उष्ण का मतलब है समुद्र किनारे वाला है, तो वहाँ पे उष्णता ज़्यादा रहती है। क्या रहती है वहाँ पे? उष्णता ज़्यादा रहती है। तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है, चावल मिलेगा, रागी, उड़द और नारियल ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। खाते क्या है भाई साहब? इडली डोसा खाते हैं। क्या खाते हैं भाई साहब? ये इडली और डोसा खाते हैं। ठीक है, सांबर भी खाते हैं। सांबर बनाते हैं, ये नहीं, सांबर एक जीव भी होता है, उसे नहीं खाते हैं। यहाँ एक बनता है, मतलब किसी चीज़ से। नारियल की चटनी बना के खाते हैं। रागी मुड्डे बना के खाते हैं। पाल्या सरा सर रसम 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 बना के खाते हैं और चावल बना के खाते हैं। ठीक है ना, क्या बना के खाते हैं? चावल बना के खाते हैं। आगे चले जाओ अपने मणिपुर के अंदर, तो मतलब अपना जो पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम की तरफ जब हम चलते हैं, तो पश्चिम में अपनी 7 सिस्टर्स आते हैं भारत के पश्चिम में। तो पूर्व में पूर्वांचल, हाँ पूर्व के अंदर चलते हैं, पश्चिम में तो राजस्थान आता है। पूर्वांचल में जब हम चलते हैं तो मणिपुर 7 सिस्टर्स आते हैं। मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है, ये सब अपने वहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, और ये जो इलाका है वो ट्राइबल इलाका है, मतलब आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जंगल पे ही रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे आदिवासी लोग रहते हैं। कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं। मणिपुर की लैंग्वेज ही इंग्लिश है, ठीक है ना। कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। दे नो वेरी वेल हिंदी, हिंदी अच्छे से जानते हैं वो, ठीक है। जबकि साउथ के राज्य अपने जो हैं, अपने जो साउथ वाले राज्य हैं, वो हिंदी जानते हैं, लेकिन वो हिंदी से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों है? हम तो ये नहीं चाहते। हमारे राजस्थान में भाई हम किसी भी लैंग्वेज से कोई नफरत नहीं करते हैं, भले वो हमें आती हो चाहे नहीं आती हो। हम, हमारा जो राज्य है सबसे पहले भारत में हिंदी एक्सेप्ट करने वाला राज्य है। जबकि राजस्थान की लैंग्वेज अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है, पर्टिकुलर मारवाड़ी नहीं है, ठीक है ना, पर्टिकुलर मारवाड़ी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। हिंदी, हम, हमारा जो मीडियम है वो हिंदी है। हमने कभी हिंदी से नफरत नहीं की, करेंगे भी नहीं, ठीक है। आई लाइक वेरी मच हिंदी। देयर इज नो मैटर इट्स मदर टंग और नॉट, ठीक है। हमारी भाषा जो है हिंदी है, और हम सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम किसी भी राज्य की भाषा को ये नहीं कहते कि भाई हम इसे लाइक नहीं करते। ऑल लैंग्वेज आर लाइक, हम सभी भाषाओं को पसंद करते हैं, चाहे कोई सी भी भाषा हो, सभी लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है। राजस्थान प्यारे लोगों का राज्य है, ठीक है। खैर, हम सभी भारत के हिस्सा हैं, हम सभी भारतीय हैं, तो हमें सभी का क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। पर क्यों कुछ लोग ऐसे करते हैं पता नहीं। मणिपुर में चल जाए, चावल, बांस और सोयाबीन। देखो, बांस के ओपुले बनते हैं। बांस जो होता है उगता है, तो उसमें कच्चे बांस जो होते हैं उनकी सब्जियां बनती है यहाँ पे, और भी कुछ बनाए जाते होंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है वहाँ के बारे में, लेकिन बांस की सब्जी बनती है। सोयाबीन तो उगाया जाता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। और खाते क्या क्या है लोग यहाँ पे? चावल, इरोम्बा चटनी जो होती है, इरोम्बा को चटनी कहते हैं। उती, उती मानी होता है पीले मटर और हरे मटर प्याज की तरी जो होती है वो बनती है। और सिंगंजू, सिंगंजू और कांगसोई, ये सब यहाँ पे खाने का काम। अब कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं भाई मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज हम लोगों को जानते हैं, खाने को नहीं जानते, क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं हूँ, राजस्थान में नहीं गया हूँ पूरे में। और लोग क्या है, बिना दूध की चाय पीते हैं,
ठीक है ना। बिना दूध की चाय इसीलिए पीते, वहाँ पे पशु बहुत कम है, ठीक है ना। क्योंकि जो इलाका जो है पहाड़ी है, और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो पशु है बहुत कम पाए जाते हैं। वैसे पाए जाते हैं, बकरियां मिल जाती हैं, मुर्गा मुर्गी मिल जाती है, अब मुर्गी मिल जाती है, हैंस मिल जाती हैं। भैंस गाय मिलती है नहीं मिलती है मुझे प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है ना। होंगे पर बहुत कम लोगों के पास होंगे, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है, शायद वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते होंगे। बिकॉज हमारे राजस्थान पंजाब में तो लगभग हर, हरियाणा के अंदर, इन जो राज्य हैं इनमें हर घर में पशु मिलेगा, गाँव के अंदर कोई सा भी हो, ठीक है। चलिए आगे। आगे चलते हैं। आगे है कि क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है। बिल्कुल दिखाई देती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, अभी हमने देख लिया है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण करना है, ठीक है, और इसके अंदर भरना है। क्या इसमें से खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं, और उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं। हाँ देखो, कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कॉमन चीजें भी होती हैं, जैसे खीर मान लीजिए, तो खीर जो बनती है लगभग सभी के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। दाल सभी में कॉमन होती है। रोटियां लगभग, वहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन रोटियां जो है अ, मिल जाती है सब जगह लगभग, ठीक है। हाँ रोज खाने में हो सकता है वो चावल खाते हो, लेकिन अगर कोई जाएगा तो उसे रोटी भी खिला सकते हैं बना के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दाल और क्या कह सकते, चावल, चावल लगभग हर राज्य में खाए जाते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान की बात करें तो एवरीडे नहीं मिलता यहाँ पे चावल, एवरीडे कोई खाता भी नहीं है यहाँ पे चावल। केवल हम वो जो होता है 14 माउस होते हैं उसको भोग लगाने के लिए, ठीक है ना, तब बनते हैं। होटलों में बनता होगा, होटलों में एवरीडे बनता है, क्योंकि वहाँ पे हर राज्य से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो वहाँ की बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ रूरल एरिया की, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, जो केवल किसी राज्य में विशेष ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों के मध्य संबंध पाते हैं। देखो, जहाँ जिस राज्य में जो फसल ज़्यादा पैदा होती है, ज़्यादातर लोग उसी उसी प्रकार से, उसी से बनने वाले जो खाना होता है वो पसंद करते हैं, बिकॉज वहाँ का कल्चर है, वहाँ पैदा ही वही ज़्यादा होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में चावल बहुत ज़्यादा होता है, राजस्थान के अंदर बाजरा ज़्यादा होता है, तो बाजरा भी लोग खाते हैं और गेहूँ भी खाते हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर बाजरा भी खाते हैं और गेहूँ भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। हरियाणा में गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं, और अपना जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी काफ़ी गेहूँ पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये दाल रोटी वाला सिस्टम खाते हैं ना। आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाए जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित है। कृषि प्रधान देश है जो हमारा देश है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। हम जो विलेजर्स हैं, रूरल एरियाज है, कृषि पे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना, कृषि से ही मैक्सिमम लोगों का पालन पोषण होता है। कहा जाता है कि लगभग भारत का 70% भाग कृषि पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ विविध प्रकार की मृदा जलवायु होती है, और विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। चलिए, ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, संस्कृति, परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलिए, समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई, ठीक है। देखो, समय के साथ भोजन पकाने की प्रकृतियां जैसे जैसे मानव का दिमाग स्वाद की ओर बढ़ा, मानी वैज्ञानिक पद्धतियों की ओर बढ़ा, वैज्ञानिक खोजों की ओर बढ़ा, तो खाने का जो स्वाद है वो भी उनको अच्छा चाहिए था। तो जैसे जैसे अलग अलग प्रकार से दिमाग काम करने लगा, खाने अलग अलग प्रकार के आने लगे। पहले लोग अनाज को बिल्कुल, अनाज हुआ ही नहीं करता था, स्टार्टिंग में पशु पक्षियों को मार के खाते थे। वनस्पतियों से जो मिल रहा है, फल फूल जड़े, उनको
खाते थे, पत्तियों को खाते थे। आने वाले समय में धीरे धीरे जो लोग हैं फिर क्या उगाने लगे, फसलें उगाने लगे। फसलें उगाने के बाद उनको पहले कच्चा ही खाया जाता था, फिर उनको उबाल के खाया जाता था, ठीक है ना। फिर उनको पीस के लापसी बना के खाई जाती होगी, फिर उनको रोटी बना के खाई जाती होगी, फिर मतलब चलता गया, प्रोसेस बदलता गया और आज उस जगह पे आकर हम खड़े हो गए हैं जहाँ पर अच्छे प्रकार के खाने हम बनाकर खा सकते हैं, खा रहे हैं। और आने वाले समय में भी और परिवर्तन होंगे खाने में, ठीक है ना। बिकॉज हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर खाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से डिशेज बना के खाई जाती हैं। पदार्थ चावल ही हो सकता है, लेकिन चावल से भी पता नहीं कितने हजारों प्रकार की जो डिशेज बना के खाए जाते हैं। गेहूं हो सकता है, लेकिन गेहूं से भी कितने प्रकार की डिशेज बना के खाई जाती होंगी, पता नहीं। भारत में इतनी डिशेज हो गई ना, पता ही नहीं है, किसी को काउंट ही नहीं कर सकता। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की डिशेज बनाई जाती है उन्हीं चीजों से, ठीक है। तो आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान आदतें भिन्न भिन्न, हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न है। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धति परिवर्तित हो गई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तित हो गई और परिवर्तित हो रही है। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाया करते थे। किस पर खाना बनाया करते थे? वर्षों पहले हम चूल्हे पर खाना बनाया करते थे। लेकिन आज जो गांव है, गांव में तो आज भी इसी को यूज करते हैं, लेकिन गांव का अगर 90% भाग, ठीक है ना, हमारी सरकार चाहती है कि चूल्हे पर जो माता बहनें हैं खाना नहीं बनाए, लेकिन फिर भी हर घर में कनेक्शन है इस गैस सिलेंडर का। लेकिन गैस सिलेंडर बहुत महंगा होने के कारण, ठीक है ना भाई, एक महीने के अंदर कम से कम जिसके परिवार में 10 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, कम से कम उनको 2 सिलेंडर चाहिए, ठीक है ना। 2 सिलेंडर चाहिए, 10 सदस्य हैं खाना बनाने के लिए और सब्जी पकाने के लिए 2 सिलेंडर चाहिए, ठीक है। और हमारे गाँव के अंदर लकड़ियाँ उपलब्ध आसानी से हो रही है, ठीक है, लकड़ियाँ फ्री में मिल जा रही है, तो हम 950 रुपये क्यों दें, ठीक है। अभी लगभग राजस्थान में 930 से 950 का सिलेंडर अपने को मिल रहा है, तो 950 का ऑन एन एवरेज लगाते हैं तो 1900 रुपये बनते हैं। कितने बनते हैं? 1900 रुपये पर मंथ के। अब 1900 रुपये पर मंथ की हम क्यों दें जब अपने पास लकड़ियाँ उपलब्ध है? तो क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है, हर गांव के अंदर सभी के ज़मीनें हैं, सभी के ज़मीनें हैं तो वहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं तो उनको हर साल छांगा जाता है, पशुओं को खिला दिया जाता है काट के, तो उनसे जो टहनियाँ आती हैं उनको जलाने का ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसी से ही क्या मिल जाता है? इधर मिल जाता है। तो भाई आज भी 90% क्या, पूरे 99% गाँव के अंदर तो भाई चूल्हे का यूज़ किया जा रहा है, इवन हमारे भी, ठीक है। ये कभी कभार इमरजेंसी में कि भाई कोई रिलेटिव आ गया, चाय बना दो भाई साहब, तो यूज़ करते हैं, ठीक है, अन्यथा कोई यूज़ नहीं करते। एक बार भरवाते 3-4 महीना चलता है, 5 महीना 6 महीना भी निकल जाता है कभी कभार, ठीक है, बिकॉज वी आर फ्रॉम विलेज। हम गाँव से हैं और गाँव का कल्चर यार बहुत शानदार है कि नहीं? फ्रेश एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज फ्रेश, ठीक है। ये देखो सिलपट्टा, सिलपट्टा पहले क्या करते थे, जो चटनी पीसा करते थे, जो मसाले पीसा करते थे, वो सिलबट्टे पर पीसे जाते थे। आजकल मिक्सी का यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। हाँ, हमारे घर में आज भी ये यूज़ होता है, मिक्सी भी यूज़ होती है। इवन जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटिव्स होते हैं, बड़ा ज़्यादा खाना बनाया जाता है, तो या फिर कोई काम करने वाला नहीं होता है घर में, तो हम इस मिक्सी को यूज़ लेते हैं, अन्यथा मैक्सिमम टाइप सिलबट्टे को ही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो परंपरागत चीज़ें हैं, बदलती जा रही हैं, समय के साथ बदलती जा रही हैं, ठीक है। सिटी के अंदर तो आज भी जो लोग हैं वो यही यूज़ लेते हैं ना, ठीक है। सिटी के अंदर कुछ लोग ही हैं जो सिलबट्टे को यूज़ लेते होंगे, परंतु गांव में तो आज भी इसी से चटनी बनाते हैं, इसी पे मसाले बांटने का काम करते हैं, जिसे हम बांटने के लिए बोलते हैं। आपके द्वारा लिया गया सशक्त कार्यों से क्या अज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें हम पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ साथ परिवर्तित हो गई और पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियाँ बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हे का उपयोग किया जाता था, पारंपरिक का चूल्हे का उपयोग किया जाता था, और अब
भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस का उपयोग करते हैं, अधिकांश नहीं करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सिटियों के अंदर 30% लोग रहते हैं अभी। ठीक है ना, सिटी में कितने परसेंट लोग रहते हैं? 30%। गाँव में कितने लोग रहते हैं? 70%। तो हम अधिकांश नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्या नहीं कह सकते? अधिकांश नहीं कह सकते, है ना। अधिकांश तो लोग गांव में रहते हैं, और गांव के लोग अभी भी 99% गैस यूज नहीं लेते, 99% चूल्हे का यूज लेते हैं। हर घर में गैस है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं हर घर में गैस सिलेंडर नहीं है, हर घर में है, कनेक्शन हर घर में रखते हैं लोग। लेकिन ये 70% का भी 99% चूल्हे का यूज लेते हैं। सिटी में ले रहे हैं तो क्या हुआ, सिटी में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 95% जो लोग हैं वो गैस चूल्हे का यूज करते हैं, और 5% लोग जो बचे इस 30% का चूल्हा यूज लेते हैं। बिकॉज जो चूल्हे पे अच्छी रोटी बनती है ना वो गैस पे नहीं बनती। हम कहते हैं स्वच्छ ईंधन है, हम कहते हैं प्रदूषण रहित है, कौन? गैस चूल्हा। प्रदूषण नहीं, स्वच्छ है, लेकिन खाना स्वच्छ नहीं बनता खाने में मजा नहीं आता है। ठीक है, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं भाई। आगे आ गए अपने पास भोजन के घटक क्या क्या है। एक भोजन के घटक का मतलब है कि भाई हम अलग अलग राज्य में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। क्या लिट्टी चोखे खाए जाते हैं, क्या सरसों दा साग, बाजरे की रोटी खाई जाती है, मक्के की रोटी खाई जाती है, या बाजरे के रोटी, या फिर दाल खाए जाते हैं, या चावल या दाल खाए जाते हैं, या फिर मतलब अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। तो वो तो अपना बाहरी चीज़ है। उस खाने के अंदर क्या क्या घटक है? क्या उसमें प्रोटीन है? क्या उसमें प्रोटीन है? क्या उसके अंदर खनिज है? क्या उसमें लवण, खनिज लवण तो एक ही हो गया, खनिज लवण, ठीक है ना, खनिज है। क्या उसमें आपके विटामिन है? विटामिन्स है, विटामिन्स है, ठीक है। क्या उसमें वसा है? ठीक है ना, काफी सारी चीजें हैं भाई। ये सब घटक है या नहीं है? और ये सब अपने शरीर को चाहिए। किसी भी एक चीज की कमी अपने को बीमार पटक सकती है, बीमारी तक पहुंचा सकती है। तो खाने में, मानी भोजन में क्या क्या घटक है वो हम यहाँ जानेंगे। मेदो और मिष्टी स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने के लिए देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, मतलब अच्छा आहार खाओगे अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा आहार नहीं खाओगे तो फिर जीने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, इसमें दिक्कत होगी, जीने में दिक्कत होगी। यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग स्टॉल्स चल रहे हैं, बच्चे टेस्ट कर रहे हैं कि कौन से राज्य में क्या खाना खाया जाता है और कितना अच्छा वो लगता है। क्या बहुत अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इट्स डिपेंड ऑन दैट कल्चर। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं अलग अलग जगह से लोग। यहाँ पे आए हैं और अलग अलग प्रकार के लोग टेस्ट कर रहे हैं खाना कि भाई राजस्थानी खाना कैसा लगता है, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, या फिर गुजराती आहार कैसा लगता है ना, और या फिर असम के लोग किस प्रकार का खाना खाते हैं वो सब यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट। चले, इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित, व्यंजन का मतलब है खाना, पाक पद्धतियां जो है खाना है। ठीक है, स्टॉल और डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। मानी शरीर जो स्वस्थ है वही क्या है, परम धन। अगर अपना जो शरीर है स्वस्थ नहीं रहा तो फिर क्या फायदा है इस जीने का, है कि नहीं। क्योंकि शरीर अच्छा होना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसे ही हम कहते हैं स्वास्थ्य ही अपना परम धन है। आगे आ गया है, आइए जानते हैं कि पोषिता के इस कथन से क्या अभिप्राय है। आप क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं?
जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, ठीक है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार मैराथन धावक दौड़ के समय उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? देखो, मैराथन का मतलब है जो लंबी दौड़, 11 किलोमीटर 25 किलोमीटर की जो लोग दौड़ करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, दौड़ करते हैं। दौड़ने के दौरान भी वो कई बार ग्लूकोज युक्त पानी या ग्लूकोज युक्त पानी या कार्बोहाइड्रेट उनको दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? पानी में मिला के कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी है, वो बनी रहे। अगर हम उसे नहीं देंगे, लंबी दूरी तक वो दौड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो बीमार भी पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? वो बीमार भी पड़ सकता है। अब देखो यहाँ पे आ गया कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। अब वो ग्लूकोज वैसे डायरेक्टली तो हम पानी में मिला के दे देते हैं वहां से, पर हम रोज कैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कैसे ग्लूकोज लेते हैं? तो हम जो रोज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो खाने के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। कि भाई हम बाजरा खाएंगे, इसमें ग्लूकोज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा, आलू में मिलेगा, गन्ने में मिलेगा, केले में मिलेगा, अनानास में, आम में, मक्का में, इन सब के अंदर, और ये जो गन्ना है, इन सब के अंदर, इन सब में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। फाइनली जो कंक्लूजन्स निकलता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार है, ये एवरीडे हमें खानी चाहिए। इधर तो भाई साहब लड्डू हैं, क्या है? लड्डू हैं, ठीक है। सर्दियों के मौसम में विशेष प्रकार के लड्डू खाए जाते हैं जो अपनी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? अपनी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या बात आ गई समझ में? ठीक है। अब जरा इधर भी देख लेते हैं, ये लिखा कुछ भी नहीं है। माने ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग भाजी, आलू, शकरकंद तथा अनेक फल और केला, अनानास, आम कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ भाई आप लोग प्रॉपर समझ रहे होंगे, आई थिंक। चलिए आगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है? हाँ बिल्कुल, सामान्य जो चीनी है उसमें भी ग्लूकोज होता ही है, ठीक है। वो भी एक तरीके से क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? देखो, लड्डू के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में बाहर से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, अपने शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए उसमें हम लड्डू वगैरह खाते हैं, तो हमारी एनर्जी इंस्टेंट बनी रहती है। क्या रहती है भाई? इंस्टेंट बनी रहती है, पावर प्रॉपर बना रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़, चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे, घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य खाद्य घटक के रूप में के समूह में रखा जाता है, जिसे हम वसा कहते हैं। जितने भी तेल हैं, कोई सा भी तेल हो, उन सब में होता है वसा। क्या होता है? वसा। अब तुम बोलोगे गुरुजी कि भाई पेट्रोलियम खा ले क्या? है, पेट्रोल खा ले क्या? डीजल खा ले, ऑयल खा ले क्या? ना ना ना, वो अपने प्राकृतिक तेल हैं, ऑयल कहते हैं उन्हें। हाँ, प्राकृतिक तेल हैं वो अपने, वो पेट्रोलियम पदार्थ है, उनके अंदर वसा वसा नहीं होती, ठीक है ना। खाओगे तो नुकसान पहुंच पहुंच जाएगा। प्रकृति से जो हमें वसा मिलती है, प्रकृति से जो हमें तेल मिलते हैं, प्रकृति से कौन मिलती है? सरसों मिलती है, ठीक है। सरसों, पाम ऑयल, पाम ऑयल, ठीक है। सरसों, पाम ऑयल, तिल का ऑयल, तिल,
ठीक है, तिल हो गया, तिल हो गया, तो तिल चाहिए अपन, तिल, ठीक है ना, तिल, तिल हो गया, है ना, सरसों, तिल और तरा, ठीक है, तरा, तराइन कुछ है, काफी सारे हैं, है ना, और भी काफी सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन का तेल, का तेल, ठीक है, और भी काफी सारे ऐसे तेल है। मक्खन जो घी है उसके अंदर भी क्या बोलते हैं ना, अपना वसा ही होता है। वसा तब काम आता है जब अपनी बॉडी में कभी खाना नहीं मिला तो वहां से एनर्जी मिलती है। काम सबका एनर्जी देने का ही है, काम सबका क्या है, एनर्जी देने का ही है। समय समय पर कौन सी चीज कितना अपने को दे रही है, ठीक है। और भी काफी सारे हैं, अखरोट का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, है ना, काफी सारी चीजों का जो तेल है वो भी यहाँ पे काम में आता है। अब यहाँ पे देखो, दूध, दूध के अंदर से घी मिलता है, फिर सूरजमुखी का तेल है, सरसों का है, सोयाबीन का है, नारियल का है, घी है, मक्खन है, घी से ही तो मक्खन बनता है, पिस्ता का भी तेल निकलता है, सूरजमुखी के बीजों का भी तेल निकल, अखरोट मूंगफली का भी तेल होता है, सोयाबीन, तिल, काजू, बादाम, सब का लगभग तेल, और इन सब में लगभग वसा होती है, ठीक है ना। ये वसा से समृद्ध पदार्थ है, इनमें फुल वसा होती है, इनमें क्या होती है, फुल वसा। वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट। वैसे फैट का मतलब मोटापा भी है, जो लोग वसा ज्यादा खाते हैं मोटे हो जाते हैं, इसलिए लिमिटेड में खानी चाहिए, ज्यादा खा गए ना तो, हाँ, राजस्थान में, अपने राजस्थान के अंदर लोग तो भाई साहब घी में चूर की रोटी खाते हैं ठीक है ना, घी में चूर के क्या खाते हैं, रोटी, फर्क नहीं पड़ता, मोटे नहीं होते पर वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो रोज बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए रोज क्या करते हैं भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए ठीक है ना। आगे आ गए कार्बोहाइड्रेट, वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें भिन्न भिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इन्हें ऊर्जा प्रदायक भोजन के नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा का एक संग्रहित होता है, हमारे शरीर के अंदर जो वसा है ना, वो अगर एक्स्ट्रा है तो वो एक जगह पे संग्रहित हो जाएगी त्वचा के नीचे, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तब अपने शरीर को वहां से एनर्जी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वहां से एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ध्रुवीय बालू, ध्रुवीय बालू क्या होता है कि एक समय पर ये काफी सारा वसा स्टोर कर लेते हैं, फिर कुछ समय तक, 4-5 महीने के लिए वहां जब बर्फ पड़ती है तो अंदर चले जाते हैं, फिर ये सोते ही रहते हैं भाई साहब, क्योंकि वहां से इनको एनर्जी मिलती रहती है, जो पहले वसा खा ली ना उससे। वो सब मछलियाँ खाते हैं ज़्यादातर ही, और मछलियों के अंदर, मछलियों का जो तेल होता है उसमें काफ़ी सारी वसा होती है, उसमें चर्बी होती है मछलियों में, तो वहाँ से ही वसा ले लेते हैं। माने ध्रुवीय बालू त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है, यह वसा ऊर्जा सोर्स के रूप में कार्य करती है, और उनकी महीनों तक लंबी सर्दी की नींद की अवधि, माने शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है देखो, ध्रुवीय बालू, ध्रुव पर काफी सारी बर्फ पड़ती है, आप जानते हो, सब जानते हैं। बर्फ पड़ती है तो एक ऐसा समय आता है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड रहती है, वहां पे माइनस में चला जाता है बहुत ज्यादा पारा। वैसे तो बर्फ हमेशा रहती है, 1-2 डिग्री तो सेल्सियस वहां का रहता ही है, हमेशा बर्फ तो रहती है वहां पे, लेकिन कुछ समय होता है जब बहुत ज्यादा माइनस में भी चला जाता है, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। ऐसी कंडीशन में ये निष्क्रियता में चले जाते हैं, एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ निष्क्रिय, बस सोना ही सोना है 4-5 महीने अब सोना ही सोना है 4-5 महीने, तो 4-5 महीने अपने शरीर के अंदर जो इन्होंने पहले से वसा एकत्रित कर रखी थी अपनी बॉडी में। देखो, कोई भी व्यक्ति चाहकर वसा एकत्रित नहीं कर सकता, इट्स डिपेंड ऑन आर बॉडी, वो उसकी माने इट्स बॉडी, माने दैट्स बॉडी, माने उनकी जो बॉडी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की वसा को एकत्रित कर रहा है। हमारा शरीर, कुछ लोगों के तो भाई साहब तेल ही नहीं पचता, घी कहाँ से पचेगा, कुछ लोगों की घी नहीं पचता, मान लीजिए खा ले, दस्त लग जाए ज्यादा, ठीक है ना, लिमिटेड एडिशन के अंदर पच जाता है, तो थोड़ा थोड़ा खा के पचा लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं भाई साहब, जान चला के नहीं, इनकी वसा के नीचे हो ही जाता है, नेचर ही है इनका, इनकी प्रकृति ऐसी है। प्रोटीन भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन।
जो अपनी मसल से तैयार करते हैं, अपनी बॉडी जो तैयार करती है, जैसे बॉडी आहा तो इस बॉडी तैयार करने के लिए अपने जो ऑर्गन्स है उनको मजबूत बनाने के लिए, ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए प्रोटीन खाना पड़ता है, प्रोटीन पाउडर। ठीक है, ये अमीनो एसिड से बनते हैं, इससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। शायद 22 या 24 प्रकार के अमीनो एसिड होंगे, जिनमें से कुछ तो अपनी बॉडी में ही बन जाते हैं, कुछ बाहर से लेने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन मानी प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। और दूध मतलब दूध और उत्पादन एवं ताले प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। मानी दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, अंडे में बहुत ज़्यादा है, और दालों में। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी ग्रहण करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप पौधे दाल, फलियां, मटर, मेवे। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध से, पनीर से, अंडे से, मछली से, सांप से। भाई सांप से तो पता नहीं, सांप से कौन खाता है प्रोटीन? है? सांप से चाइना के लोग खाते हैं क्या? पता नहीं मुझे तो। ठीक है, हमारे भारत में तो कोई नहीं खाता है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। ठीक है, इसे हम शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, बॉडी वर्धक भोजन कहा जाता है। इसे क्या जाता है? बॉडी वर्धक क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। मानी शरीर को बल देने का ये काम करता है, बॉडी बनाने का ये काम करता है। जो लोग बॉडी बिल्डअप करते हैं वो ज़्यादातर लोग पनीर, अंडे, दालें, दूध पीते हैं। घी नहीं खाते हो, क्योंकि घी से जो चमड़ी है वो लटक जाती है, तो वो नहीं खाते घी। ठीक है, और मैक्सिमम जो खाते हैं वो अपने यही खाते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इन्हें शरीर वर्धक कहा जाता है। और बढ़ते आगे हो गया, ये जो है मटर में दाल है, तो ये चना की दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन। ठीक है, ये सब तो अपने आहार है, और इन्हें हम मतलब मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। अगर कोई लोग जो मांस नहीं खाते हैं तो वो इन लोगों से प्रोटीन ले सकते हैं, इन्हीं को खा के वो प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग मुर्गे का मांस खाते हैं, है ना, अंडे खाते हैं, जंतुओं का मांस खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं। और विदेशों में तो किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, जो मिले उसको काट कूट के खा जाते हैं वो तो भाई साहब। ठीक है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो सब लोग सब चीज़ों को खाते हैं, वो किसी चीज़ को नहीं खा छोड़ते। बंदर को खा जाते हैं, भालू को खा जाते हैं, कुत्ते को खा जाते हैं, गधे को खा जाते हैं, ऊँट को खा जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर चीज़ ही खाते हैं। जैसे मुर्गे खाएंगे लोग, मछलियाँ खाएंगे, अंडे खाएंगे और बकरा खाएंगे। ठीक है, और क्या, बस और भी कुछ चीज़ें खाते होंगे, लेकिन उतना नहीं जितना विदेशों के अंदर सब चीज़ खा जाते हैं। गधे घोड़े सबको खा जाते हैं वो, अपना यहाँ पे नहीं है। इंडिया के अंदर कल्चर अच्छा है, जीवों पर दया करने का अपना मोटिव रहता है। ठीक है, हमारे जो संस्कृति है जीवों पर दया करने वाली रहती है, तो ज़्यादातर लोग लगभग मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं 50% से ज़्यादा लोग हैं मांसाहारी है ही नहीं, शाकाहारी लोग हैं। ठीक है, बढ़ते बच्चे के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके आहार का भाग है? ये तो हमारे आहार का तो सभी भाग है भाई, ये तो हम सब खाते हैं। ठीक है, इधर से भी अगर हम लगाएं तो देखो भाई, हमारे आहार का भाग ये भी है, दूध भी है, पनीर भी है, अंडा भी है, मछलियाँ भी है। ठीक है, ये सब है। ओके, हाँ ये सब है। ओके, और भी देखते हैं कि प्रोटीन और कहाँ कहाँ मिलता है। प्रोटीन मिलता है देखो मशरूम के अंदर, शतरक जिसे हम कहते हैं, शतरक जिसे मशरूम। भाई मैंने तो आज तक नहीं खाया, अभी तक मशरूम की सब्जी नहीं खाई। वैसे हमारे गांव के अंदर सांप की छतरी उग जाती है बारिश के दिनों में। ठीक है ना, सांप की छतरी उग जाती है किसी में, बारिश के दिनों में। अभी तक मैं मशरूम नहीं खाया हूँ, चेक करूँगा एक दिन खा के। ठीक है ना। क्या आपने कभी शतरक माने मशरूम देखे हैं? हाँ, सांप की छतरी होती हैं। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। अंधेरे और कहाँ उगते हैं? नमी वाले स्थानों पे उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है,
जो खाद्य मशरूम है, प्रोटीन का एक क्या है, अच्छा स्रोत है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध रहती है। क्या उपलब्ध रहती है भाई? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध रहती है कि नहीं? चलिए आगे। अरे क्या हो गया बाबू, काहे नहीं चल रहा है? हैं? नींद आ गई क्या इसे? हो सकता है। क्या बैठ गया यार इसे? अरे मक्खी बैठी हुई है तभी तो नहीं चल रहा, मक्खी आके बैठ गई। चलिए तो भाई, तो हमने खाद्य घटकों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खाली है, और अब कुछ वसा खा लिया हमने। वसा के बाद में हमने प्रोटीन भी ले ली है, और प्रोटीन के बाद हम थोड़ा बहुत विटामिन भी खाएंगे, है ना, क्योंकि शरीर को हमें स्वस्थ बनाए रखना है तो विटामिन बेहद ज़रूरी है। विटामिन अपने शरीर में बॉडी वर्धक का काम तो नहीं करते हैं कि बॉडी ताकत वाकत लाने का काम करते ना। विटामिन जरूरी है अपने शरीर के लिए, रोज चाहिए अपने शरीर को, लेकिन 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 विटामिन जो है हमें स्वस्थ बनाए रखने का काम करती है। क्या बनाए रखने का काम करती है? स्वस्थ बनाए रखने का काम करती है। चलिए तो पढ़ते हैं विटामिन को। यानी आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग सब्जी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए? करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए हम निम्न 2 अध्ययनों को पढ़कर कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्ययन नंबर 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्त स्त्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। नाविक जो नाव चलाते थे वो लंबी यात्रा के बाद 1776 में लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए, और मसूड़ों से रक्त आना उनमें और सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। इस रोग के लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। ठीक है, तो जो लोग ये नहीं खाते थे लंबी उसके बाद में, क्योंकि जब हम कोई व्यक्ति नाव चलाएगा 2-4 महीने हो गए, वहां पे ताज़ा चीज़ें मिलेगी नहीं, खट्टी चीज़ें, तो मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग, माने इनसे क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी नींबू में, संतरे में, आंवले में, ठीक है, आम में भी होती है, ए भी होता है, विटामिन ए भी होता है, सी भी मिलता है, और अपना जो पपीता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो ये लोग वहाँ, ये चीज़ें वहाँ मिलती नहीं तो बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। ठीक है, तो बाद में उसने निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब हमें ये तो खाना ही चाहिए, है ना, ये सब चीज़ तो खाना ही चाहिए, और इस प्रकार से भाई साहब ने विटामिन सी की खोज कर दी। विटामिन सी की खोज कर दी। किसने कर दी? पता है ना किसने कर दी? ठीक है ना, तो उन्होंने इस प्रकार से विटामिन सी की खोज की। राइट, चले आगे है अध्याय 1 को पढ़कर आपने क्या निष्कर्ष निकाला? बिल्कुल निष्कर्ष निकाला कि जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अध्ययन 2 में हम पढ़ते हैं कि 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान के इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। ठीक है, भारत सरकार ने मापदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया, जिससे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके फलस्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई, और गर्दन के अगले भाग में सूजन मानी घोंघा नामक रोग के लक्षण है। तो समझिएगा, जहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर यदि आयोडीन की कमी आ जाए, नमक की यदि कमी आ जाए, आयोडीन अलग चीज़ है, नमक अलग चीज़ है, और आयोडीन युक्त नमक अलग बात है। नमक में आयोडीन होना चाहिए जिससे कि गलगंड या घोंघा या ग्वाइटर रोग से बचा जा सके। ठीक है, तो ये 1960 के दशक में भारत सरकार ने ऐसा देखा और
इस आजकल तो इसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं लोगों के अंदर, ऐसा है ही नहीं। सब लोग लगभग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं और ऐसी बीमारियों से बचे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल आर गुड राइट नाउ। चले, ठीक है। तो अगर हमें ऐसी बीमारियों से बचना है तो प्रॉपर तरीके से हमें आयोडीन युक्त नमक क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। राजस्थान के सामर झील के अंदर आयोडीन जो नमक है वो बनाया जाता है, क्योंकि सामर झील राजस्थान में या शायद भारत में सबसे क्या बोलते हैं ना, कड़वी, कड़वी का मतलब है नमक वाली झील है। नमक की खेती अगर या नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। ये कच्छ के क्षेत्र, कच्छ का रण, कच्छ का मतलब गुजरात के अंदर भी कच्छ का है, समुद्र के इलाकों में बनती है। गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देखो, समुद्र का पानी से नमक बनाना है तो जो समुद्र में पानी है उसको खेतों में भरा जाता है, खेतों में भरा जाता है और भर के छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो आयोडीन है, जो नमक है, मतलब सोडियम क्लोराइड, वो तो जमा रह जाता है और पानी पानी उड़ जाता है गर्मियों के अंदर। सर्दियों में नमक बनता ही नहीं, ठीक, क्योंकि पानी से पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं जो प्योर पानी है, और उसमें सोडियम क्लोराइड बचेगा नहीं, बिकॉज जो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें H2O भी रहता है, मानी जल भी रहता है। जब तक ये जल उड़ेगा नहीं, वेपर बन के उड़ेगा नहीं, तब तक ये प्राप्त होगा नहीं। तो राजस्थान में सामर झील में बनाया जाता है और अपने ज़्यादातर समुद्री इलाकों हैं वहाँ पे बनाया जाता है। समुद्री इलाके में भी वहीं बनता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ेगी नहीं तो नमक बना नहीं पाएंगे, ठीक है। हो सकता है मशीनों से प्राप्त कर ले तो बात अलग है। चलिए, तो आइए सर्वेक्षण करें और क्रियाकलाप 3.2 में करते हैं सर्वेक्षण। आ जाइए, आगे अपने पास माने विभिन्न खाद्य घटकों से के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें, ठीक है। और विटामिन और खनिज के अन्य स्रोतों का पता लगाएं। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों को भी समझें, देखें उनको। अपने पड़ोस में जाएं और लोगों से बातचीत करें और पता लगाएं कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। तो सूची के अंदर है उनमें से कोई लक्षण दिखाई देता है, लक्षणों को उनके आहार के साथ संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखें गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। और चिकित्सक से भी उचित परामर्श लेना होगा अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे रही है तो चिकित्सक से भी क्या करें, प्रॉपर सलाह लें, ठीक है। आगे आ गया भोजन के घटक माने विटामिन या खनिज। भोजन के घटक विटामिन या खनिज। विटामिन ए की कमी से आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए लेंगे तो अपनी त्वचा स्वस्थ रहेगी, त्वचा से जो जनित रोग हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। और कहाँ मिलता है, पपीते में, गाजर में, आम में और दूध में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अगर हमें इन सब चीज़ों की कमी हो जाए, मतलब हम पपीता, गाजर, आम या दूध का सेवन बहुत कम कर दें तो दृष्टिहास या क्षति हो सकती है। क्षति, दृष्टिहास हो सकता है। दृष्टिहास का मतलब दिखना कम हो सकता है, आंखों में कमजोरी हो सकती है, या फिर कहीं हमें क्षति का मतलब कमी हो सकती है, क्षति का मतलब कमी, ठीक है। आगे लक्षण क्या होगा, दुर्बल दृष्टि, कम दिखाई देना, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, रतौंधी हो जाना, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देना, ये सब इसके लक्षण हैं।
क्या है इसके लक्षण। आगे आ गए विटामिन B1, जिसे शायद विटामिन B1 को थायमिन थायमिन कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जाने, विटामिन के बारे में, है ना। विटामिन ए के बारे में जान लिया, विटामिन B1, विटामिन काफ़ी सारे हैं, है ना। तो इसीलिए B1 यहाँ पे लिया गया है। हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है विटामिन B1, ठीक है। फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज और दूध, दूध से बने पदार्थ हमें खानी चाहिए विटामिन B1 के लिए। बैरी बैरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, बैरी बैरी रोग हो जाता है। बैरी बैरी रोग क्या है, माने सूजन आ जाना, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट या सांस लेने में परेशानी, ठीक है ना, ये सब हो सकता है। तो हमें ये सब खाना खाते रहना चाहिए, मतलब फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने खाद्य पदार्थ अपने को लेते रहना चाहिए, ठीक है, यदि अपने को स्वस्थ बना रहना है। विटामिन सी, खट्टे चीजें जैसे हो गया, माने शरीर में रोगों से बचाता है विटामिन सी अपने को। तो अपने को आंवला, अमरूद, हरी हरी जो सब मिर्च है वो खानी चाहिए, संतरा खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए। हरी मिर्च तो उपलब्ध हो जाती है लगभग, रोज की कम से कम एक हरी मिर्च आप लोग खा ही लिया करें, ठीक है ना। मैं भी आज से ऐड करता हूँ, पहले खाया करता था जब बाहर रहा करता था जयपुर, लेकिन अब गाँव में आ गया तो रोज अब उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। तो आंवला, मशरूम, अमरूद तो जाते हैं तब लेके आते हैं, पास में सिटी है हमारी, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। स्कर्वी रोग हो जाता है, माने अगर हम ये नहीं खाएंगे तो स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी का मतलब होता है जो अपनी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएगी। स्कर्वी रोग का मतलब है हड्डियां कमजोर हो जाना। क्या है, मसूड़ों से खून आ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ठीक है, ओके। तो मसूड़ों में खून आ जाना वगैरह, सॉरी मैंने ये गलत बोला। स्कर्वी का मतलब है यहाँ पर रिकेट्स है, वो है ना, रिकेट्स है, जिसके कारण अस्थियों में क्या होता है, कमजोर हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना। आगे आ गए विटामिन, ठीक है। जो विटामिन सी है, ठीक है, उसकी कमी से तो हमने देख लिया। विटामिन डी, ठीक है, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए, माने हड्डियों के लिए और दांतों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन बी हमें बेहद जरूरी है। कैल्शियम हमें लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैल्शियम। कहाँ मिलेगा, सुबह सुबह बैठना चाहिए सूर्य के प्रकाश में, धूप में। दूध, मक्खन, मछली और अंडा खाना चाहिए, ठीक है। जो लोग ये नहीं खा सकते दोनों, तो वो कम से कम ये तीनों तो खा ही सकते हैं, ठीक है। रिकेट्स रोग होता है, इसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। हड्डियां मुलायम होकर क्या हो जाती है भाई, मुड़ जाती है, ठीक है ना। आगे आ गया अपने पास कौन सा, आयोडीन। आयोडीन तो हमें लेना ही चाहिए, खैर तो आयोडीन तो अपने को लेना ही चाहिए। मानी जो आयोडीन है नमक में होता है, आयोडीन आई से सोख किया जाता है इसे, ठीक है। और एक ऐसा अधातु है जो चमकता है, 10वीं में हम पढ़ेंगे। एक ऐसा अधातु है जो चमकता है, आयोडीन, ठीक है। कांच की बोतल में इसे रखा जाता है। शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है, ये शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है ना। आयोडीन युक्त नमक सिंगाड़ा समुद्री शैवाल में मिलता है, सिंगाड़ा भी खाइए, वहाँ भी मिलेगा, और शैवाल में। और नमक तो खाना ही है अपने को। अगर इसकी कमी हो जाए तो घोंघा, ग्वाटर या फिर गलगंड रोग हो जाता है भाई। और पहले काफी हुआ करता था, आजकल इसके केस बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कहीं इसका कोई केस दिखाई नहीं दे, ठीक है। गर्दन में के अग्रभाग में सूजन आ जाता है। आयरन लोहा है, आयरन जो है, आयरन लोहा तत्व रक्त क्या का एक घटक है, ठीक है ना। हमें क्या खानी चाहिए, पालक वाली सब्जी खानी चाहिए, हरे पत्तेदार साग खाना चाहिए, चुकंदर, अनार खानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि अपने शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाए, फेरस की, Fe की, इसे ही कहेंगे आयरन, ठीक है। खून की कमी हो जाती है, इसे एनीमिया, रक्ताल्पता कहा जाता है। दुर्बलता और सांस लेने में कठिनाई होती है यदि अपने शरीर में खून की कमी आ जाए, कमजोरी फील होती है। क्या फील होती है, कमजोरी अपने को फील होती है। आगे है कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अपने शरीर में विटामिन्स को प्रॉपर देने के लिए
विटामिन की कमी नहीं हो, विटामिन ए, B1, C, D इनकी कमी नहीं हो, ठीक है, मतलब कैल्शियम, आयोडीन और आयरन की बिल्कुल भी कमी नहीं हो। तो हमें रोगों से बचने के लिए और इनकी कमी से बचने के लिए विटामिन ए लेना है तो ये खाना है अपने को, पानी, पपीता, दूध, आम और आपका गाजर, ठीक है, ये हमें खाना चाहिए। और यदि अपने को विटामिन बी की कमी चल रही है तो विटामिन बी में अपना अलसी के बीज हो गए, गेहूँ आ गया, दूध हो गया, चावल हो गया और कद्दू के बीज हो गए, ये सब अपने को खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, जिससे कि विटामिन की अपने बॉडी में कमी रहे नहीं, ठीक है ना, विटामिन की कमी अपनी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं हो। विटामिन सी की पूर्ति के लिए अपने को टमाटर, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च और संतरे, अभी संतरे भी मिल रहे हैं, अमरूद भी मिल रहे हैं, आंवला भी है, टमाटर भी है, हरी मिर्च भी है। और ये जो दो चीज़ है ना, ये क्या बोलते हैं, ये अमरूद और संतरा को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें 24 घंटे या फिर हम कहें 12 मासी उपलब्ध रहते हैं, ठीक है ना। अभी तो ये चल रहा है, पांचों के पांचों अभी इसी मौसम में चल रहे हैं, सर्दी का मौसम है, उतरती हुई सर्दी है, सब मिल रहे हैं। विटामिन डी की कमी हो जाए तो अपने को अंडा लेना है, मछली खानी है, दूध पीना है, मक्खन खाना है और मशरूम खानी है। सांप की छतरी कहते हैं ना इसे, अपने गाँव के अंदर उग जाती है सर्दियों बारिशों के दिनों में। कब उग जाती है? बारिशों के दिनों में उग जाती है, ठीक है। सब चीज़ें मैंने ऊपर बोल दिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं सुरक्षात्मक है, पोषक तत्वों से भरपूर है, हमें फूल खानी चाहिए, अपने शरीर को सुरक्षात्मक पोषक तत्व देती है, सुरक्षित बनाए रखती है, तो हमें ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए। अच्छे से ये चीज़ें उपलब्ध भी हो जाती हैं अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए और हम कुछ और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या यही सब चीज़ें चाहिए, क्या अपनी बॉडी को फाइबर नहीं चाहिए क्या? तो फाइबर के लिए भी हमें क्या और करना चाहिए, ठीक है, चलते हैं आगे। स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है और कच्ची पक्की हुई साग सब्जी, कच्ची पक्की हुई साग सब्जी में आप क्या अंतर देखते हैं? आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग सब्जी कभी कभी अपना चटपटा रंग खो देती है और नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या आपने आहार में कुछ फलों और साग सब्जी के को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले फलों को और साग सब्जियों को अच्छे से क्या कर लेना चाहिए? धो लेना चाहिए। अब समझ लीजिए, देखिए भाई, हम रोज खाना खाते हैं, फल सब्जियां भी खाते हैं, कुछ फल सब्जियां को धोने से ही क्या उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ सब्जियों के छिलके उतारने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, कुछ सब्जियों को गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी, आयोडीन, ये गर्म करने से खराब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो विटामिन सी, तो ऐसी हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी जब भी लेंगे तो वैसे कच्ची चीज़ों से लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल सही बात कहा, नहीं नहीं, कुछ चीज़ें जो नमक जैसे हैं और खनिज चट्टानों से भी अपने को मिलते हैं। वैसे मैक्सिमम तो पौधे और जंतुओं से मिलते हैं 99%, 1% होता है जो अपने को कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलता, मतलब इनसे मिलता है, चट्टानों से। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है। विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं है, ये सुबह 8 बजे बैठो आराम से 10 बजे तक, ठीक है, सारा दिन बैठने से नहीं। फल और साग सब्जी आहार्य रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं, मतलब अगर हम कच्चा खाएंगे तो इसमें रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहार्य रेशे के लिए हम किस प्रकार हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहार्य रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहार्य रेशे, जिन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें आहार्य रेशे को रुक्षांश भी कहा जाता है।
कोई पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे शरीर का एक आवश्यक अंग है। जो रेशे हैं, कोई पोषक तत्व नहीं मिलता इनसे, लेकिन फिर भी हमारे से खाने का ये भाग है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करते हैं। हमारे आहार में मुख्य रूप से वृक्षांश, निकास को सुनिश्चित करते हैं और हमारे आहार में वृक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। पत्तेदार साग सब्जियां, ताजे और साबुत अनाज, दालें और मेवे वृक्षांश के अच्छे उदाहरण है। ठीक है ना। हम क्या कर लेते हैं, कभी कभार सीधे ही खा लेते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं अपने लिए? लाभदायक होते हैं। चलिए आगे आगे हम और पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक से परिचय। ठीक है, चलिए। वे कौन से खाद्य पदार्थ, खाद्य सोर्स हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, और उनमें कुछ की सूची बनाएं। जल मतलब जो भी हम खाएंगे, खाद्य पदार्थ का मतलब है जैसे हम कच्ची चीजें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो ये सब हमें खाद्य पदार्थ के अंदर से जल भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? जल भी प्रोवाइड करवाते हैं। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है और यह भोजन से पोषक तत्वों को अन्न अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है और पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ, उन्हें भी बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है, हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल पीना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं है कि सब प्रकार का खाना ही खाओ आप लोग, सब प्रकार के खाने के साथ साथ में जल भी बेहतरीन है अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि अपने शरीर का बोलते हैं ना 85% भाग जल ही है। कितना परसेंट भाग? 85% भाग जल से ही बना हुआ है। अगर हम इस शरीर को जल की पूर्ति नहीं देंगे तो फिर नुकसान स्वाभाविक होने वाला है। तो अपने शरीर को कंटिन्यूअसली हाइड्रेट रखना है, पानी जल की पूर्ति बनाए रखनी है। आगे बात समझ में। वैज्ञानिक से परिचय, तो हम एक जो वैज्ञानिक जी हैं इनसे भी थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है ना, क्योंकि लगभग काफ़ी सारे इसके अंदर 24 पेज की है ये। 24 पेज है भाई साहब, इसके अंदर लंबी है। अब क्या करें, जब ज़्यादा पेज है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाए, 1 घंटा तो मुझे लगता है हो गया, और 1 घंटे 8 मिनट हो गया। और अभी हम 24 में से कितने पढ़ पे चल रहे हैं? 13 पे, मतलब अभी अपने पास 10 पेज है। 10 में से 2-3 तो छोड़ ही दो, 7 पेज और पढ़ने हैं। कोई बात नहीं। वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन, है ना, ये अपने ऐसे जो नाम होते हैं साउथ में होते हैं। कोलुथुर गोपालन भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की और उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संतुष्टि उन्होंने भारतीय आबादी के पोषण स्थिति और सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिससे प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर जो कमियां की थी उनको पहचान की उन्होंने। ठीक है। इनके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन लागू किया गया स्कूलों के अंदर, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, पीएम पोषण जिसे कहा जाता है। और इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस भोजन ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिका निभाई। चलिए
भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? भोजन के जो विभिन्न घटक हैं उनका परीक्षण कैसे करें कि कौन से भोजन में कितने परसेंट विटामिन है, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितने परसेंट इनके अंदर वसा है, ठीक है, इन सब का पता कैसे लगाएं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आइए जाने कि भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मड का मतलब है कोई भी जो पदार्थ है अपना, ठीक है, जैसे पेड़ होगा तो पेड़ का को हम मान लीजिए पत्ता लेके उसको कूटेंगे, उसमें से रस निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड मड, समझ लो एक तरीके से आप, ठीक है। वसा, प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लिया जा सकता है। आइए जाने कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएं। मड मानी होता है स्टार्च। अब चलिए मड या स्टार्च के लिए परीक्षण, अगर हमें मड या स्टार्च का परीक्षण करना है वो कैसे करेंगे, आ जाइए। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का टुकड़ा ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, रोटी या ब्रेड या उबले हुए चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल का बुरादा ले लीजिए, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, सभी के अंदर क्या होता है, मड होता है। सभी के अंदर क्या होता है, ठीक है, सभी में मड होता है। अब देखो यहाँ पे एक मड टेस्ट किया जा रहा है, आयोडीन लेके, आयोडीन उन पे गिराया जाएगा, फिर उस प्रकार के उस मड को टेस्ट किया जाता है कि इसमें मड है या नहीं है, स्टार्च है या नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉप की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन, तनु आयोडीन का मतलब है, तनु का मतलब होता है पतला, 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 पतला आयोडीन, ठीक है ना, पतला करके। आयोडीन कठोर मात्रा में होता है ना। आयोडीन जब हम लैब के अंदर उसमें रखते हैं तो लिक्विड मात्रा में नहीं होता है, कठोर मात्रा में होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और 2-3 बूंद डालें, मतलब जो भी आपने लिया है आलू वगैरह उस पर 2-3 बूंद डाल दें। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया, क्या यह नीला काला हुआ या नीला या काला हुआ क्या। अपने अवलोकन को तालिका के अंदर दर्शाएं। नीला काला रंग मड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर नीला काला हो जाए तो समझ लो कि उसके अंदर मड है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। वसा के लिए परीक्षण, भाई वसा के लिए मड की तो परीक्षण, मड मानी कार्बोहाइड्रेट, मड मानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब वसा का टेस्ट कैसे करें, वसा तो तेलीय पदार्थ है, वसा तो तेलीय पदार्थ है, तो तेलीय पदार्थ के लिए परीक्षण अलग होगा कि भाई इसका परीक्षण कैसे करें, सभी के परीक्षण एक जैसे थोड़ी ना, तो तेलीय पदार्थों का परीक्षण अलग प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। अब वसा का परीक्षण कैसे करें, भाई मड का तो हम आयोडीन से कर लेंगे, वसा का कैसे करें। तो वसा के लिए क्रियाकलाप ले लेंगे। मड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी छोटी मात्रा ले ले, उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले। खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग से अलग टुकड़े पर रख दें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेट कर उसे दबाएं और उसे दबाएं और ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। खाद्य पदार्थ में कुछ पानी हो तो कागज उसे सोख लेगा, कागज क्या कर लेगा, उसे सोख लेगा। क्या कागज पर किसी प्रकार का तेलीय धब्बा बन जाता है। कागज जब पानी सोखता है तो हमें चेक करना है उसे, उस पर धब्बा है या नहीं। धब्बे के आने का कारण क्या है, धब्बे का आने का कारण है कि उसके अंदर तेलीय पदार्थ है, ठीक है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाएं और क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। समझे नहीं, मैं समझाता हूं एक बार और, एक अच्छे से मैं समझाता हूं कि देखिए वसा का जब भी टेस्ट करना है किस चीज में कर रहे हैं, क्या हम आलू के स्लाइस में कर रहे हैं, आलू के टुकड़े में कर रहे हैं, या फिर कोई दाल है, सोयाबीन है, उसमें कर रहे हैं। तो अगर हमें सोयाबीन लेना है तो उसको उबाल लेना है,
उबाल लेने के बाद में थोड़ा सा मतलब उबाल लेना है, उबाल लेने के बाद उसे थोड़ा सा बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद उसे कूटना है, समझो सोयाबीन लेना है तो उसे कूट के फिर क्या करना है, थोड़ा सा सुखाना है उसे। सुखाने के बाद कहाँ रख देंगे आप लोग, थोड़ा सा नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, वो गीला भी रहना चाहिए। तो फिर उसे कहाँ रख देंगे, एक कागज़ में लपेट देंगे और उसे थोड़ा सा दबाएंगे, यूँ करके दबाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे, फिर उस जो कचरा है उसको बाहर निकाल देंगे। फिर उसको देखेंगे कि क्या उसमें धब्बा बना है। यदि उसमें धब्बा बना है तो समझ लीजिए उसमें वसा है, ठीक है। धब्बा नहीं बना तो वसा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या आ गया है कि हम यही थोड़ी है कि इनसे ही चेक करते हैं, वसा से भी तो कोई एक्सपेरिमेंट भी तो हो सकता है, कोई केमिकल भी तो हो सकता है, हम केमिकल से भी तो चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए तो क्रियाकलाप 3.2 में आइए जांच करें। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को लें और यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल, खरल का मतलब होता है मूसल और खरल, वो ओखली जिसे हम कहते हैं, ओखली ले ले, ठीक है। उसका उपयोग करके इसका पेस्ट बना ले, चूर्ण बना ले, पतला बना ले, है ना। सावधानी रखनी है कि हम अगर कोई रसायन ले रहे हैं तो वो हानिकारक रसायन है ना। इसका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इसमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक कि करने के लिए ऐसा न कहा जाए। अगर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का रसायन गिर जाए तो तुरंत उसको पानी से धो ले, ठीक है ना। किससे धो ले, पानी से धो ले, अगर लैब में कोई रसायन गिर जाए। इसमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही उसको सूंघने का प्रयास करें। एक विशेष बात रखनी है कि जब भी हम लैब में रहें, डोंट टच टू एनी chemical and don't smell and don't test any chemical। हमें किसी भी केमिकल को टच नहीं करना है, सूंघना नहीं है और चेक नहीं करना, टेस्ट नहीं करना है। बिकॉज मैक्सिमम केमिकल्स आर हार्मफुल, मैक्सिमम जो केमिकल्स है वो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है ना। नुकसान पहुंचा सकते हैं वो किसी भी प्रकार का। बिना टीचर की सलाह के आप उसे टच नहीं करें। टच भी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लैब में रहते हैं तो हम अलग से एक लैब कोट मेंटेन करते हैं। सेकंड थिंग, हम ग्लव्स पहनते हैं हाथों के अंदर, है ना। क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, राइट। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ नली में डालें। नली बोले तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। ये इस प्रकार की होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, नीचे से गोल होती है और कांच की बनी होती है, ठीक है। बोरोसिलिकेट कांच की बनी होती है। बोरोसिलिकेट किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। और ये जो ड्रॉपर होता है ये भी कांच का होता है, इधर प्लास्टिक भाग होता है, दैट इज ये सक करने का काम करता है, चूसने का काम करता है। और इससे करके डाले जिससे कि कोई हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, कोई टच नहीं हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ड्रॉपर कहते हैं इसे। उसकी सहायता से आप क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। कास्टिक सोडा के विलयन की 10 बूंदे डालें। फिर आप क्या करेंगे, इसमें कास्टिक सोडा डालेंगे 10 बूंदे। क्या डाल देंगे, 10 बूंदे। और परख नली में उसको थोड़ी सी देर अच्छे से अपने को क्या करना है, मूव करना, हिलाना है, ठीक है ना। कास्टिक सोडा ले लिया, कॉपर सल्फेट ले आया यहाँ पे, और मटर ये सब लिया है, इनको कूट काट के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। चेक करें, आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन से में क्या अपने को देखने को मिला, ठीक है। आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, क्या कुछ परखनलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने अवलोकनों को तालिका में भी लिखें। आप तालिका 3.3 में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। क्या कुछ पदार्थों में प्रोटीन ही होता है, क्या कुछ पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, क्या कुछ पदार्थों में वसाई होता है, क्या कुछ पदार्थों में विटामिन सी होता है। कुछ पदार्थ लगभग सारी चीजें भी कंटेन करते हैं, रखते हैं। कुछ पदार्थ 2 चीजें भी रखते हैं, है कि नहीं। सभी चीजें तो नहीं रखते, खैर, है कि नहीं। सॉरी, 1 मिनट।
चलिएगा आगे चलते हैं। मैं थोड़ा बाहर चला गया था, खांसी आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई। आप लोग भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, है ना, बिल्कुल प्रॉपरली। हम भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा पढ़ाने की आप लोगों को। तो किसी किसी सॉरी किसी पदार्थ में दो दो चीज़ें भी होती हैं और किसी पदार्थ में एक एक चीज़ें भी अपने पास उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। तो ये हम टेस्ट करने से क्या करें, क्या होगा पता लग जाएगा अपने को, ठीक है। चलिए, तो ये परीक्षण किया होगा हमने, आलू में क्या क्या मिलेगा, खीरे में क्या क्या मिलेगा, उबले हुए चावल में अपने को क्या मिलेगा। मैं देखूँ, अगर मैं समझाऊँ आपको थोड़ा सा, तो अगर अपन देखें कि आयोडीन के टेस्ट में यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्टार्च मिल जाएगा, बिल्कुल इसमें मिलेगा। आयोडीन के परीक्षण के बाद बिल्कुल छोड़ो इसको, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्रोटीन होती है, किसमें होती है कुछ मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट तो होती है, प्रोटीन भी मिलती है। प्रोटीन के बाद ठीक है, खीरा के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम खीरे में मिलता है खनिज तत्व मिलते हैं, पानी तो मिलता ही है, स्टार्च भी मिलता है उसके अंदर। उबले हुए चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, उबले हुए चने में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगी, प्रोटीन, वसा प्रोटीन मिलेगी। मूंगफली में वसा प्रोटीन कम मिलती है इसमें। रोटी या ब्रेड के अंदर दोनों चीज़ मिलती है, वसा भी मिलती है और वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलती है। मक्खन के अंदर वसा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। आगे आ गया संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, ठीक है ना। संतुलित आहार क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, संतुलित आहार क्या है, ठीक है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लिया गया आहार संतुलित आहार कहलाता है। उसमें सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए, स्टार्च होना चाहिए, ग्लूकोज जिसे कहें हम, ठीक है, और विटामिन्स होने चाहिए, खनिज तत्व होने चाहिए। इन सब से मिलकर जो भोजन बनता है उसे ही कहते हैं हम संतुलित आहार। क्या कहते हैं उसे हम, संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार नहीं लेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या कभी व्यक्तियों को पोषण संबंधित आवश्यकताएं समान होती हैं? नहीं, सभी की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि एज कितनी, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, मिडिल एज का है या लास्ट एज का है, ठीक है। तो संबंधित पोषण आवश्यकताएं समान होती है क्या? क्या आपको आपके दादा दादी नाना नानी को एक ही प्रकार के समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है क्या? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार, मात्रा की आवश्यकता, आयु, लिंग, शरीर की गतिविधियां, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आगे है क्रियाकलाप 3.1 में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से अपने को खाना भी चाहिए होगा। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा खाना चाहिए, जो लोग कम काम करते हैं उनको कम खाना चाहिए, जो इनका शरीर भारी है उनको ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या आपने क्रियाकलाप 3.1 में सप्ताह के में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की तालिका तैयार की है? तो रख दो कि आपने क्या क्या खाया है, ठीक है। क्या आपने संतुलित आहार लिया है, नहीं लिया है, उसमें आपने पोषक तत्व सभी लिए हैं या नहीं लिए, रुक्षांश लिया नहीं लिया, जल कितनी मात्रा में लिया, ये सब मिला के क्या बनते हैं, संतुलित आहार बनते हैं, ठीक है। सभी चीज़ों को प्रॉपर मात्रा में लेना संतुलित आहार की श्रेणी में आता है। आगे आ गए भुने हुए चने, ठीक है ना, और एक हो गया आलू के चिप्स। आलू के चिप्स में क्या मिलेगा, वसा मिलेगी, आप ऊर्जा मिलेगी, वसा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहार्य रेशे अपने को मिलते हैं। इधर बात करें हम तो पोषक संबंधित जानकारी के अंदर अपने को जो वसा है वो इसमें चने, भुने चने में कितने मिलते हैं, देखो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा मिली, कैलोरी ज़्यादा मिल रही है। और इसमें देखो वसा क्या है, ज़्यादा है, इसमें वसा कम है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और इसमें कार्बोहाइड्रेट में फ़र्क है, इसमें प्रोटीन और इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अंदर देखो आहार्य रेशे और इसमें आहार्य रेशे इसमें ज़्यादा है, देख लीजिए, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे। किसी भी चीज़ को पैक करके बेचने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी खाना बना के यूं ही नहीं बेच सकता, उसे एक लेना पड़ता है, फसाई का एक मार्क है,
ठीक है ना, चेक करवाना पड़ता है और तब जाके पैक करके खाने भेज सकता है, अन्यथा वो खाने बेच नहीं सकता। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधित जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे? भाई मैं तो जो आहार चुनने वाला हूँ, चना चुनने वाला हूँ, ठीक है ना क्योंकि चना सही है। कुछ खाद्य पदार्थ में उच्च शर्करा वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है और साथ ही उनमें से कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे होते हैं और इन खाद्य पदार्थों को अस्वस्थकर प्रद खाद्य मानी जंक फूड कहा जाता है, ठीक है। और इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोहाइड्रेट, पेय पदार्थ और इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चना खाना चाहिए। व्यक्ति में मोटापा हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधित रोगों से भी पीड़ित हो सकता है, काफी सारे रोग हो सकते हैं उसमें। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य ही परम धन है। शरीर का जो स्वस्थ है रहना ही परम धन है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए स्वच्छ अच्छा जीवन अनिवार्य है। क्रियाकलाप हो गया अपने पास 3.9 में। जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनसे संबंध किसको जंक फूड के रूप में नामांकित करोगे? तो वो जो आलू वाला है वो जंक फूड हम उसको मानेंगे आलू वाले को क्या करेंगे? जंक फूड मानेंगे भाई, और को हम जंक फ्रूट नहीं मानेंगे, वो जंक फ्रूट नहीं है, ठीक है। आलू का जो पैकेजिंग वाला था, आलू की जो स्लाइड्स थी, वो जंक फ्रूट की श्रेणी के अंदर आता है। नॉर्मली और चीज़ें जंक फ्रूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। जो भी पैकिंग के रूप में आता है, अगर हम कहें कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, काफ़ी सारी चीज़ें अपनी दुकान पे उपलब्ध रहती हैं, शॉप्स पे उपलब्ध रहती हैं, लेकिन चना जो है, भुना हुआ चना जंक फ्रूट नहीं है, ध्यान रहे। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषण तत्व मिला दिए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, ठीक है ना, मानी फूड कुछ है ऐसे ही है ना, इसे फसाई कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? इसे फसाई कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। खाद्य गुणवत्ता को क्या करती है? नियंत्रित करती है। चले आगे। मिलेट मानी होता है मोटा अनाज। मिलेट मानी क्या होता है? मोटा अनाज है। मोटा अनाज भी अपने को खाना चाहिए। मानी संभवतः आपने ज्वार, बाजरा और रागी और सांवा अनाजों के बारे में सुना होगा। भारत की देशज फसलें हैं ये, और इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। अत्यधिक पौष्टिक अनाज को हम क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं, कंदन या मिलेट कहते हैं। जिनमें अत्यधिक पौष्टिक चीजें हों उन्हें हम मिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेट, ठीक है। अब अत्यधिक पोषण किस में मिलेगा? जो अपने ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, इनमें अत्यधिक पोषण होता है, इनको मिलेट कहा जाता है। क्या आपने कभी कंदन से बने खाद्य पदार्थ खाए? मतलब इन सब से मिले हुए खाद्य पदार्थ खाए, एक साथ मिला के रोटी बनाई कभी आपने? ये मिलेट उगा रहा है ना, सांवा, बर्नायार्ड मिलेट कहते हैं इसे। सांवा ऐसे उगता है, सांव होता है ना, अपने गाँव के अंदर तो उगता है, बारिशों के दिनों में काफ़ी सांव उग जाता है, ठीक है ना। बारिशों के दिनों में क्या है? काफ़ी सारा सांव उग जाता है, तो उससे भी बने हुए खाने चाहिए। उसमें सभी प्रकार के लगभग पोषक तत्व होते हैं, काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है। कंदन मानी सांवा, या फिर हम कहेंगे आकार के अनाज होते हैं और सर्दियों से भारतीय खाद्य आहार अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य
कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मील मानी मील माइल, खाद्य मील या फिर माइल फूड माइल, खेतों से हमारी थाली तक, खेतों से हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है उनके बारे में। मानी खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इस प्रक्रिया को कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनाने तक बिना कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उससे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अवलोकन करें। क्या करें? अवलोकन करें। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं। चलिए, अपने गेहूं से रोटियां बनती हैं मानी भोजन। अब पता नहीं आप लोग जानते किसान कितनी मेहनत करते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी में अनाज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर उसको कंटिन्यू समय समय पर खाद देते हैं, फिर काटते हैं, काटने के बाद निराई गुडाई करते हैं, फिर उसके बाद बोरियों में पैक करते हैं, फिर बाजार में बेच देते हैं, फिर अपने पास आता है, अपन उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद उससे पीसते हैं, पीसने के बाद खाना बनाते हैं, फिर रोटी आती है थाली तक। इतना समय लग जाता है। काफ़ी सारे चरण है किसानों का। गेहूँ उगाना, अनाज की वो क्या निराई गुडाई करना, ठीक है, मडाई और ओसाई जिसे कूटना, रोटी की कहानी खेत से थाली तक जाके पड़े, ठीक है, दुकानों तक यही खाद्य पहुंचता है। बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी क्या है प्रक्रिया है। आगे अपने पास है गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादन के से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मील कहा जाता है। मानी देखो, हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान से बाजरा हम अलग राज्यों में, अलग देशों में इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए पश्चिम बंगाल तक कोई व्यक्ति बाजरा खाएगा, तो वहाँ तक जो बाजरा पहुँचा है उस रूट को हम खाद्य माइल कहते हैं। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अत्यधिक ताज़ा एवं स्वस्थ बनाए रखता है। अब एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ उग रही है जो आसपास दूसरी जगह पे नहीं है, जैसे दिल्ली में कुछ चीज़ें, दिल्ली जो एरिया है वो पूरा का पूरा डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे खेत नहीं है। अब वहाँ पे जो खाना जाएगा बाहर से जाएगा, जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो बाहर से जाएंगी, तो बाहर से जाएंगी तो आपको पता है समय लगेगा, तुरंत तो पहुँच नहीं जाएगी। अगर हम तुरंत यहाँ से उखाड़ के यहीं पे खा ले एक मूली को, गाजर को, तो उसमें न्यूट्रिशन अच्छे होंगे। तो यहाँ से दिल्ली भेजने में 12 घंटे लग सकते हैं, 24 घंटे लग सकते हैं, तो उनको 24 घंटे बाद मिलेगी, तो न्यूट्रिशन डाउन हो जाएंगे और वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। दूसरी बात, पैसा का खर्चा भी लग रहा है कि नहीं। तो माइल कम करना, माइल कम करेंगे प्रदूषण कम हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ से ले जाके वहाँ तक जाने में गाड़ी तो लगेगी, गाड़ी प्रदूषित भी करेगी। अगर वहीं के आसपास के एरिया में ये सब चीज़ें उगा के वहीं बेच दिया जाए तो आसानी होगी, है कि नहीं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग समझे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ये चैप्टर हो चुका है आपका ख़त्म। आगे कुछ चीज़ें हैं, मैंने कहा था कि जो चीज़ें बची हैं उनको हम, बचने का मतलब है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आप लोगों को लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।